से नया यूनिट और नया टॉपिक आप बोल सकते हैं इस केवीएस पीटी बायोटेक्नोलॉजी के सिलेबस का स्टार्ट होने वाला है, दैट इज जेनेटिक्स। और आज की क्लास में हम लोग मेंडेलियन जेनेटिक्स को फोकस करेंगे, जिसमें आपको बेसिक टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी से लेकर के पूरा टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड जो क्रॉस है, इनका जो यूनिट रेशियोज है सेकेंड जनरेशन में जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उनको हम लोग समझते हुए और उन पॉइंट को फोकस करते हुए कंटिन्यू करेंगे, जहाँ से कई बारी रिपीटेडली आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनका सवाल वही होता है, बस सेंटेंस पेपर क्वेश्चंस के जो सेंटेंस होते हैं उनका फॉर्मेट चेंज हो जाता है, और अदरवाइज पूछे वही जाते हैं डाई हाइब्रिड और मोनो हाइब्रिड क्रॉस को लेकर के। तो जेनेटिक्स को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे जानना जरूरी है कि जेनेटिक्स, जैसा कि पहले भी आपको बता चुका हूँ, कि ये एक कह सकते हैं कि हाइब्रिड है किसका, बायोकेमिस्ट्री का और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का। और यहाँ पर आप उन चीज़ों को जो कि आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ करके आए हैं या बायोकेमिस्ट्री में पढ़ करके आए हैं न्यूक्लिक एसिड को, उसका उस पर्सपेक्टिव में स्टडी करते हैं, जिससे कि आपको मालूम चलता है कि कोई भी कैरेक्टर किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो दिखाई दे रही है या जो कि रेगुलेट हो रही है, उसका क्या लॉजिक है, किस तरीके से चीज़ें हो रही होती हैं, कैसे हमें पता चल जाता है कि हाँ किसी पेरेंट्स का या किसी चाइल्ड के पेरेंट्स का अगर ब्लड ग्रुप ये है और इस तरीके से है, तो आप उसके कैसे ब्लड ग्रुप को जान जाते हैं, कैसे आप बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को समझ लेते हैं, क्या है तरीका कि जिससे कि पेरेंटल कैरेक्टर उनके नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। इन सब के पीछे का जो साइंस है, उस उन फैक्ट को और उन कॉन्सेप्ट को आपको इस सब्जेक्ट में और इस यूनिट में जानने को मिलता है। जेनेटिक्स आपको उन सारे सवालों का जवाब देता है कि क्यों किसी पेरेंट्स के जो चाइल्ड होते हैं उनके कैरेक्टर का 60 से 70% चीज़ें उनमें देखने को मिलती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है और किस तरीके से वो कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन क्या होती हैं, कैरी आउट होती रहती हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको जेनेटिक्स में देखने को मिलता है। सो स्टार्ट करेंगे हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट इज टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी, जो कि फ्रीक्वेंटली जेनेटिक्स में क्या कहते हैं, यूज किए जाते हैं। एक बार आप उनको सही नज़र से देख लीजिए, और उसको होपफुली कि सब लोगों को आइडिया होगा ही, बट फिर भी यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हैं जो सी जानना और रिकॉल करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये टर्म्स आपको बार बार आगे की क्लासेस में यूज होते रहेंगे। तो यहाँ पे क्या क्या टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी जो कि फ्रीक्वेंटली जेनेटिक्स में यूज होते हैं, पहले उनको हम देख लेते हैं, वन बाय वन को क्या करेंगे, डिफाइन कर लेंगे। और सिर्फ समझने के पर्पज़ से इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही इनको कुछ तरीके से याद करने की भी ज़रूरत है। तो कुछ यहाँ पे टर्म्स हैं, लाइक क्लोन है, वेरिएशन है, इंडिविजुअल, ऑफस्प्रिंग, गैमेट्स, जीन, एलिल्स, मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, डोमिनेंट, रिसेसिव, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, F1 एंड सेल्फ क्रॉस, जीनोटाइप, फिनोटाइप, सिस्टर क्रोमेटिड्स और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, होमोलॉगस एंड हेटेरोलॉगस क्रोमोसोम्स। सो मैक्सिमम जो टर्म्स होंगे वो आप लोगों को आई थिंक मेरे ख्याल से पता ही होंगे। क्लोन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एग्जैक्टली सेम कॉपी तैयार की जाती है, लाइक एज जितने भी माइक्रोब्स या बैक्टीरिया होते हैं उनमें जो डिवीजन होता है एग्जैक्टली क्लोन होते हैं। ये एक असक्सेसफुल रिप्रोडक्शन का टाइप होता है, जहाँ पे कोई भी चीज़ जो है वो एग्जैक्टली सेम कॉपी अगर उसकी तैयार की जाती है, तो उसको आप बेसिकली क्या बोलते हैं, क्लोन के नाम से जान जाते हैं। मान लीजिए कोई यहाँ पे लेटर ए है, इसका क्लोन अगर आपने तैयार किया तो दूसरा भी कोई लेटर ए यहाँ पे तैयार हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। इस प्रोसेस को या इस चीज़ को आप क्लोनिंग के नाम से या क्लोन के नाम से जानते हैं। तो क्लोन का मतलब सिंपल, किसी भी चीज़ का एग्जैक्ट कॉपी होना, उसको आप क्लोन बोलते हैं। वेरिएशन जो कि बायोलॉजिकल सिस्टम में एक बेनिफिशियल टर्म है, एक यूजफुल टर्म्स है, जो कि बताता है कि किसी भी पॉपुलेशंस के इंडिविजुअल्स में जनरेशन टू जनरेशन आपको कुछ गैप देखने को मिलता है, कुछ वेरिएशंस मतलब कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। वो डिफरेंसेस जस्ट बिकॉज ऑफ द वेरिएशंस ही होते हैं। अगर आप इसको सेल लेवल पे देखते हैं तो वेरिएशंस का मतलब हो जाता है जो जीन का अरेंजमेंट है किसी एक इंडिविजुअल्स में, उसमें थोड़ा बहुत क्या हो, चेंजेज हो उसके नेक्स्ट वाले में, उनका सीक्वेंसेस चेंजेज हो और उनके नंबर चेंजेज हो, इस तरीके से उनके कैरेक्टर्स में क्या आता है, वेरिएशंस मींस डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, जिनको क्या वेरिएशंस के नाम से जानते हैं। इंडिविजुअल यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा किसी भी प्लांट की अगर आप बात करें तो कोई एक सिंगल, या कोई एनिमल की बात करेंगे तो भी कोई सिंगल, तो सिंगल ऑर्गेनिज्म को आप इंडिविजुअल के नाम से जानते हैं। ऑफस्प्रिंग जीनो मतलब कि जो जेनेटिक्स में जनरली क्रॉस कराने के बाद क्या होते हैं, मतलब कि जनरेट होते हैं, उनको आप ऑफस्प्रिंग के नाम से जाने जाते हैं। गैमिट्स जो कि रिप्रोडक्शन से पार्टिसिपेट करने वाले सेल्स होते हैं। जीन्स जो डीएनए का एक छोटा सा पार्ट है जो किसी पर्टिकुलर प्रोटीन्स को क्या करेगा, इनकोड करेगा। एलेल्स मींस जीन्स के अल्टरनेट फॉर्म होते हैं, मतलब सिंपली एक जीन के क्या होंगे, दो एलेल्स होंगे। लाइक एज कोई जीन है जो कि टॉल करेक्टर के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, और इस टॉल करेक्टर के एलिस को आप कैपिटल टी या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी या फिर मतलब इस तरीके से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एलिस जो होते हैं वो
अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन्स होते हैं, मतलब एक जीन के पास दो एलील्स होंगे और इन दोनों में से कोई एक एलील्स क्या करेगा, रिप्रोडक्शन के टाइम पे या क्रॉसिंग के टाइम पे क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, जो कि आप आगे चल करके स्टडी करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से ये प्योरिटी ऑफ लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स क्या आपको बताता है, कैसे ये एक जीन्स के दोनों जो एलील्स होते हैं गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे कैसे सेपरेट हो जाते हैं और इन दोनों में से कैसे एक ही क्या करेगा, पार्टिसिपेट करता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस बेसिकली एक टर्म है जहाँ पे आपको बताया जाता है कि जब किसी भी क्रॉस में सिंगल कैरेक्टर को क्या किया जाए, स्टडी किया जाए, डील किया जाए, तो उस क्रॉस को आप बेसिकली क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो सिंगल कैरेक्टर स्टडी किया जाएगा, क्या बुलाएगा, क्या कहलाएगा, दैट इज मोनोहाइब्रिड। जैसे आपने दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में पढ़ा या फिर आपने लॉ ऑफ डोमिनेंट में भी पढ़ा, वहाँ पर आपने देखा कि प्लांट की हाइट के बारे में डिस्कस किया जा रहा था। प्लांट या तो छोटा था और या तो क्या था, बड़ा था। तो वेन एवर अ सिंगल कैरेक्टर इज डीलिंग नोन एज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जब कभी भी सिंगल कैरेक्टर को डील किया जाए जेनेटिक्स में तो उस क्रॉस को आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस के नाम से जानते हैं। डाई हाइब्रिड सिंपली यहाँ पे क्या होगा, टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होंगे और टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को डील किया जाने वाले क्रॉस को आप क्या बोलते हैं, दैट इज द डाई हाइब्रिड क्रॉस के नाम से जानते हैं। याद कीजिए आपने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस शॉर्ट में क्या पढ़ा है और क्या पढ़कर आप आए हैं, येलो राउंड, येलो भी आपका एक करेक्टर है, राउंड भी क्या है, आपका एक करेक्टर है। डोमिनेंट एंड रिसेसिव ऐसे जीन्स या ऐसे एलिल्स जो कि अपना इम्पैक्ट होमोजाइगस कंडीशन एज वेल एज हेट्रोजाइगस कंडीशन दोनों में शो करते हैं, उनको आप डोमिनेंट कैरेक्टर या डोमिनेंट जीन्स के नाम से जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल टी ये भी आपका क्या कहलाएगा, दैट इज द टॉल कैरेक्टर कहलाएगा। और कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी आपको क्या कहलाएगा, दैट इज द टॉल कैरेक्टर कहलाएगा। तो यहाँ पे जो टॉलनेस कैरेक्टर है दैट मीन्स कैपिटल टी है, वो क्या है, एक डोमिनेंट एलिल्स है। और इस एलिल्स के द्वारा शो किए जाने वाला जो कैरेक्टर टॉल है वो एक डोमिनेंट क्या है, कैरेक्टर है। सो डोमिनेंट कैरेक्टर को आप सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि अपना एक्सप्रेशन, अपना इम्पैक्ट दोनों ही कंडीशंस में दिखाता है। ऐसे कंडीशंस को आप बोलते हैं दैट इज व्हाट, होमोजाइगस कंडीशन, जहाँ पे दोनों ही एलिस क्या हों, एक जैसे हों। और इसको आप बोलते हैं दैट इज द हेट्रोजाइगस कंडीशन, मीन्स हेट्रोजाइगस एलिस। तो हेट्रोजाइगस का मतलब कि जहाँ पे दोनों जो एलिस हैं वो क्या हों, अलग अलग हों। तो हेट्रोजाइगस का मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, होमोजाइगस का मतलब कैपिटल टी या स्मॉल टी, ये भी आपका होमोजाइगस कंडीशन ही कहलाता है। सो ऐसे कैरेक्टर या ऐसे एलिल्स जो कि अपना इम्पैक्ट सिंगल हो, मतलब कि होमोजाइगस कंडीशन में हो या डिफरेंट हो, हेट्रोजाइगस हो, दोनों ही कंडीशन में दिखाएंगे तो उनको आप होमोजाइगस डोमिनेंट बोलेंगे। रिसेसिव का मतलब होता है कि ऐसे जीन्स या ऐसे एलिल्स जो कि अपना इम्पैक्ट सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही शो करें, उनको आप रिसेसिव कैरेक्टर के नाम से जानते हैं। दोनों ही एलिल्स अगर स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं तो ये रिसेसिव कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पे कैरेक्टर क्या आएगा, दैट इज द डॉर्फ आ जाता है। जेनेटिक्स में ऑलवेज मैक्स मोस्ट ऑफ द टाइम पे कैपिटल जो लेटर होता है वो रिप्रेजेंट करता है डोमिनेंट कैरेक्टर को, जबकि स्मॉल जो लेटर होता है वो रिप्रेजेंट करता है रिसेसिव कैरेक्टर को। तो रिसेसिव कैरेक्टर वो होंगे जो कि सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में रिप्रेजेंट करेंगे, मीन्स एक्सप्रेस आउट करेंगे। मतलब जैसे सिंपल भाषा में आप समझिए कि कोई अगर दबंग आदमी है तो उसका उसके प्रेजेंस में या उसके और जब तक वो रहेगा तो वहाँ पे और कोई आदमी की किसी के बोलने की हिम्मत नहीं करती है, राइट। लेकिन जैसे ही वो दबंग आदमी चला जाता है तो वहाँ के आसपास के जो लोग होते हैं वो कुछ बोलना शुरू कर देते हैं। तो जो दबंग आदमी के चले जाने के बाद बोलते हैं उनको आप रिसेसिव बोलते हो। और जो किसी के भी रहने पर भी अपनी बात को बोल पाता है उसे आप क्या बोलते हैं, डोमिनेंट बोलते हैं। तो डोमिनेंट एलिल्स या कैरेक्टर वो होते हैं जो किसी दूसरे एलिल्स के प्रेजेंट होने या न होने से उसके एक्सप्रेशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ऐसे कैरेक्टर को आप डोमिनेंट कैरेक्टर के नाम से जानते हैं। होमोजाइगस कंडीशन आपको समझा दिया कि एक जीन्स के दोनों ही एलिल्स अगर एक टाइप के रिप्रेजेंटेशन में होंगे, इधर कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो उसको आप क्या बोलोगे, होमोजाइगस बोलेंगे। लाइक जैसे अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख दूँ कैपिटल वाई ये एक होमोजाइगस है, राइट। स्मॉल वाई ये भी होमोजाइगस है। कैपिटल आर ये भी होमोजाइगस है। डब्ल्यू ये भी होमोजाइगस है। हेट्रोजाइगस का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सेम डिफरेंट तरीके से हो जाए। एक क्या हो आपका कैपिटल वाई हो, दूसरा क्या हो स्मॉल वाई हो, राइट। एक क्या हो कैपिटल आर हो, दूसरा क्या हो स्मॉल आर हो, और एक क्या हो कैपिटल डब्ल्यू हो, एक क्या हो स्मॉल डब्ल्यू हो। ये सब क्या है आपके हेट्रोजाइगस है। तो वेन एवर दैट इज द एलिस ऑफ अ जीन आर इन हेट्रोफॉर्म, दैट मीन्स एक कैपिटल एक वाई हो तो उसे आप हेट्रोजाइगस बोलेंगे। और दोनों ही अगर आपके चाहे कैपिटल लेटर में हो या स्मॉल लेटर में हो तो उसे आप होमोजाइगस के नाम से जानते हैं।
F1 जनरेशन का मतलब हो जाता है कि जेनेटिक्स में जब भी कोई फर्स्ट टाइम पे कोई क्रॉस कराई जाती है, तो पेरेंट्स से गैमेट्स निकलते हैं। गैमेट्स का क्रॉस होने के बाद जो फर्स्ट टाइम पे बनेगा, लाइक मान लीजिए यहाँ पे पेरेंट्स है कैपिटल टी और स्मॉल टी। यहाँ पे गैमेट्स क्या बनेगा, दैट इज कैपिटल टी बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, स्मॉल टी बनेगा। इनका क्या किया जाए, क्रॉस कराया जाए, तो यहाँ पे बनने वाला जो फैक्टर निकल कर आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी निकल करके आएगा, इसी को ही आप बोलते हैं F1 जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन या फर्स्ट फीलियल मेंबर्स ऑफ स्प्रिंग। ये वाले जो बनेंगे ऑफ स्प्रिंग कहलाएंगे। तो F1 जनरेशन का मतलब होता है फर्स्ट जनरेशन या फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। इसके बाद F1 जनरेशन के ही मेंबर का क्रॉस करा दिया जाए खुद से ही, तो उसको आप बोलते हैं सेल्फ क्रॉस। मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस किससे करा दिया जाए, कैपिटल टी स्मॉल टी से। ये स्टेटमेंट आपको बोलता है, दैट इज व्हाट सेल्फ क्रॉस के बारे में ये बताता है। सेल्फ क्रॉस का मतलब हो जाता है कि F1 जनरेशन में ऑप्टेंड जो भी मेंबर्स हैं उनका खुद से ही रिप्रोडक्शन कराया जाए, क्रॉस कराया जाए, तो उसको आप सेल्फ क्रॉस के नाम से जानते हैं। जीनोटाइप, जीनोटाइप का मतलब होता है लाइक जैसे फॉर एग्जांपल ये कैपिटल टी करेक्टर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, टॉल के लिए, प्लांट की हाइट के लिए, मतलब पौधा क्या होगा, लंबा होगा। तो यहाँ पे कैपिटल टी क्या है, दैट इज अ जीनोटाइप है। और कैरेक्टर जो कि टॉल है वो क्या है, फिनोटाइप है। तो फिनोटिपिक कैरेक्टर वो होते हैं जो कि आपको अपीयर होते हैं, मीन्स दिखाई देते हैं, लाइक एस आपके स्किन का कलर, आपके हेयर का कलर, आपके ब्लड का कलर, या फिर प्लांट में फ्लावर का कलर या प्लांट के लीफ का कलर, ये जितने भी हैं ये सब क्या है, फिनोटिपिक कैरेक्टर है। और ये कैरेक्टर किसकी वजह से हैं, लाइक जैसे आपकी हेयर का कलर ब्लैक है, ब्लैक इज अ फिनोटिपिक कैरेक्टर। ब्लैक है किसकी वजह से, एक प्रोटीन की वजह से, राइट, जिसको आप बोलते हैं किरेटिन प्रोटीन। तो किरेटिन प्रोटीन जो है वो आपका क्या है, दैट इज द फैक्टर है किसके लिए, फिनोटाइप के लिए। तो किरेटिन प्रोटीन किसी न किसी जीन से मिलकर के बना होगा, तो जो जीन होगा उसे आप क्या बोलेंगे, जीनोटाइप बोलेंगे। वैसे ही आपके ब्लड का कलर रेड है, तो रेड कलर का क्या है, आपका फिनोटाइपिक कैरेक्टर है। रेड कलर ये हो किसकी वजह से रहा है, हीमोग्लोबिन की वजह से। तो हीमोग्लोबिन को कोड करने वाला कोई एक जीन होगा, वो क्या कहलाएगा, दैट इज अ जीनोटाइप कहलाएगा, राइट। तो जीनोटाइपिक कैरेक्टर का मतलब हो जाता है, या जीनोटाइप क्या हो जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैपिटल टी ये जीनोटाइप है, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी जीनोटाइप है, स्मॉल टी ये भी जीनोटाइप है। इसके लिए यहाँ पे कैरेक्टर लिख दिया जाए कि ये क्या है, आपका टॉल है, ये भी आपका क्या, दैट इज टॉल है, ये भी, ये आपका क्या, दैट इज डॉर्फ है। ये सब आपके क्या है, फिनोटाइप है। तो फिनोटिपिक कैरेक्टर का मतलब जो दिखाई दे, जीनोटिपिक कैरेक्टर का मतलब जो कि उसके लिए, उस कैरेक्टर के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल, जीन या एलिस हो। सिस्टर एंड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या है, ये आप आगे भी पढ़ लेंगे, आपको पढ़ाया भी जाएगा, बट अभी फिलहाल यहाँ पे बात चल रही है। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ऐसे क्रोमोसोम जिनका स्ट्रक्चर और जिन पे पाए जाने वाले नंबर ऑफ जीन्स का नंबर क्या हो, सेम हो, ऐसे पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स को आप होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के नाम से जानते हैं। हमारी बॉडी में सभी क्रोमोसोम्स पेयर के फॉर्म में पाए जाते हैं, जिसको कि हम 2n के फॉर्म में लिखते हैं। तो उस पेयर को आप होमोलॉगस क्रोमोसोम के नाम से जानेंगे। जैसे लाइक एज यहाँ पे ये दोनों जो क्रोमोसोम्स हैं, ये क्या है, होमोलॉगस है। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स को दो पार्ट हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, दैट इज द सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाएंगे। और एक क्रोमोसोम्स का ये वाला और एक क्रोमोसोम्स का ये वाला, ये क्या कहलाएगा, दैट इज द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाता है, राइट। तो इस तरीके से होमोलॉगस क्रोमोसोम के दो पार्ट हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। एक ही क्रोमोसोम्स के दो क्रोमेटिड जो आपस में होंगे, लाइक इसको आप क्या बोलेंगे, दैट इज द सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलेंगे, और इसको आप क्या बोलेंगे, दैट इज द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के नाम से जाना जाता है। होमोलॉगस वो होते हैं जिनका स्ट्रक्चर, जिन पे पाए जाने वाले जीन्स का नंबर, अरेंजमेंट सब क्या हो, सेम हो, उसे आप बोलते हैं होमोलॉगस। हेटेरोलॉगस का मतलब होता है दो क्रोमोसोम जो कि अपने स्ट्रक्चर में या मॉर्फोलॉजी में क्या हो, डिफरेंट हो, अलग हो, साइज में अलग हो, नंबर ऑफ जीन्स क्या हो, अलग हो, उसको आप क्या बोलेंगे, दैट इज द हेटेरोलॉगस क्रोमोसोम्स के नाम से जाना जाता है। ओके। सवाल कभी कभी आपसे पूछ दिया जाता है कि क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे देखने को मिलती है, तो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के सिस्टर क्रोमेटिड्स पे या नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स पे। आपको अच्छे तरीके से पता है कि क्रॉसिंग ओवर में हमेशा होमोलॉगस क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं, और एक क्रोमोसोम्स का क्रोमेटिड दूसरे क्रोमेटिड से क्रॉस करता है, मतलब कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्या होगी, क्रॉसिंग ओवर होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी यूज इन द जेनेटिक्स। नोट आपके लिए यहाँ पे लिख दिया गया है, ट्राई टू डिफाइन इटसेल्फ एंड प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट्स ऑन दीज टर्म्स विद सुटेबल प्रिपरेशन रिप्रेजेंटेशंस। आप खुद से जो आपको समझ बनी है पहले से ही थी, और अभी आपको थोड़ा सा जो ब्रीफ किया गया उसके बेसिस पे आप अपने समझने, अगर आपको समझ में आ गया है और आपके एग्जाम में इनसे सवाल आते हैं तो आप कर पाते हैं, तो फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज आप अपने स्पेयर टाइम में इसको अपनी लैंग्वेज में लिख करके एक रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में याद रखें कि हाँ कैसे हम डिफाइन करेंगे एलिस को, डाइहाइब्रिड क्रॉस को, मोनोहाइब्रिड क्रॉस को, F1 जनरेशन को, होमोजाइगस को, हेटेरोजाइगस को।
एंड होपफुली कि ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही नोन थी। अभी सिर्फ जस्ट आपका क्या हुआ है, रिकॉल हुआ है, मीन्स एक तरीके का रिवीजन हुआ है। कुछ भी यहाँ पे ऐसा नया नहीं था। अगर किसी को कुछ डाउट है या कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो कि मैं सही से डिफाइन नहीं कर पाया हूँ, आपको समझ नहीं आया है, आप तक मैसेज ठीक से नहीं गया है, तो अभी आप पूछ सकते हैं, फिर इसके बाद हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। ओके, आई थिंक इसमें ऐसा कुछ पूछने वाला नहीं है, तो हम आगे ही मूव कर जाते हैं। ओके, सो जेनेटिक्स में हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं और किस लेवल पे कर रहे हैं, उसको थोड़ा यहाँ से पिक्चोरियल फॉर्म में आपको समझना और देखना जरूरी है। हमारी बॉडी के सेल्स में क्या है, क्रोमोजोम्स हैं। यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि ये आपकी बॉडी का एक सेल है और पूरा इस सेल का स्ट्रक्चर, सेल्स के अंदर में क्या है, आपके क्रोमोजोम्स हैं। इन क्रोमोजोम्स को ब्रीफ किया गया तो ये आपको डीएनए निकल करके आया, और डीएनए में क्या है, पूरा न्यूक्लियोटाइड है, और इन न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को और एक सेगमेंट को आप जीन के नाम से क्या है, जानते हैं। जेनेटिक्स में हमारा जो डीलिंग है वो इस लेवल पे है, मतलब बहुत ही अल्ट्रा लेवल पे हो रहा है। मतलब कोई भी कैरेक्टर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है, उस जीन का कैसे अरेंजमेंट है, कैसे इंटरेक्शन है अपने खुद के क्रोमोसोम्स के जीन से दूसरे वाले जीन से, कैसे वो इंटरेक्ट हो रहा है, कैसे वो किसी कैरेक्टर को एक्सप्रेस हो रहा है, किसी कैरेक्टर को मास्क कर रहा है, ये सब कुछ आप जेनेटिक्स में क्या करते हैं, डील करते हैं। तो ये फिगर आपको ये दिखाने के लिए है कि जेनेटिक्स में हमारा जो लेवल ऑफ स्टडी है वो कहाँ पे है और किस चीज़ को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो आपने यहाँ पे देखा कि बॉडी में सेल्स है, सेल्स के अंदर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर में क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम्स के अंदर में आपका डीएनए है, और डीएनए के पार्ट को हम जीन के नाम से जानते हैं। सो स्टडी ऑफ जीन एंड देयर फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज द जेनेटिक्स इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। जीन के स्ट्रक्चर, उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ने को हम स्टडी करने को जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। सो शुरुआत जेनेटिक्स में मेंडल से ही होता है। मेंडल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इसलिए आप उनको जो बेसिक का दैट इज जेनेटिक्स है, उनके फादर के नाम से भी आप जानते हैं। उनके एक्सपेरिमेंट के बारे में लोअर क्लासेस में आप लोग बहुत पढ़ करके आ चुके हैं, और लोअर क्लासेस में शायद आपको ये पढ़ने को मिला कि मेंडल के 3 लॉ होते हैं, लेकिन एक्चुअली में मेंडल ने सिर्फ 2 ही लॉ दिए थे, और वो लॉ है दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग पहला दैट इज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस से, जिस मोनोहाइब्रिड क्रॉस को आप लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमिड के नाम से जानते हैं, या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के नाम से जानते हैं, या मेंडल के फर्स्ट लॉ के नाम से भी जानते हैं। इस लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमिट या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मेंडल ने क्या बताया और इसका क्या आउटकम रहा, यहाँ पे इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। आपसे आजकल जो ट्रेंड चला है एग्जाम में सवाल पूछने का, वो ज़्यादातर केसेस में इन लॉ के सेकंड जनरेशन में आने वाले जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो को लेकर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। खास करके इनके जीनोटाइपिक रेशियो को बात की जा रही है, फिनोटाइपिक रेशियो सब लोगों को याद हो चुका है, या उनके बैक क्रॉस को या उनके टेस्ट क्रॉस को लेकर के पूछे जाते हैं सवाल। तो पहले ये लॉ है क्या और ये क्या बताता है, क्या इसका आउटकम है, इसको वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे, समझ लेते हैं। तो मेंडल का फर्स्ट लॉ, जिसको कि लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट या सेग्रीगेशन के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने क्या किया कि पूरी तरीके से प्योर एक टॉल प्लांट लिया और एक प्योर आपका डॉर प्लांट लिया। तो टॉल कैरेक्टर वाले के लिए मीन्स ये यहाँ पे कैरेक्टर है प्लांट का हाइट, चूंकि हाइट सिर्फ एक कैरेक्टर है, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, दैट इज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सो सिंगल कैरेक्टर को, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को स्टडी करने को या डीलिंग करने को आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस के नाम से जानते हैं। मेंडल ने इसमें क्या किया, एक पूरा प्योर लंबा पौधा लिया, मीन्स बड़े पौधे लिए मटर के, और एक प्योर क्या लिए उन्होंने, छोटे पौधे लिए। दोनों पौधों को उन्होंने क्या किया, फर्टिलाइज कराया सेल्फ क्रॉप मतलब रिप्रोडक्शन कराने के लिए। तो रिप्रोडक्शन कराने के बाद फर्स्ट जनरेशन में उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पे सभी के सभी जो पौधे थे वो सब के सब कैसे दिखाई दिए, दैट इज द टॉल दिखाई दिए। मेंडल साहब को ये बात बड़ा हैरान किया कि मैंने तो क्रॉस छोटे पौधे और बड़े पौधे से कराया था, लेकिन यहाँ पे इस जनरेशन में सभी के सभी पौधे बड़े वाले पौधे से हो गए, छोटा वाला पौधा आखिर कहाँ चला गया। इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए इन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस को क्या किया था, पॉस्टुलेट किया था। उन्होंने ये देखा था और समझा था क्रॉस करा करके, तब उन्होंने बताया था कि ये जो टॉल कैरेक्टर है,
इसके लिए जो जीन, उस टाइम पे जीन का नाम नहीं था, उस टाइम पे फैक्टर का नाम हुआ करता था। मेंडल के टाइम पे जीन्स और एलिस का जो कॉन्सेप्ट था वो नहीं आया था। उन्होंने बताया कि टॉल कैरेक्टर के लिए जो फैक्टर है, ये एक बिहेवियर शो करता है, जिस बिहेवियर का नाम क्या है, दैट इज द डोमिनेंट है। यहीं से ओरिजिनेट हुआ वर्ड डोमिनेंट एंड रिसेसिव का। इन्होंने ये समझने की कोशिश की थी या बताने की कोशिश किया था कि जो आपका टॉल करेक्टर है, दैट मीन्स मटर के पौधे की हाइट वाली जो करेक्टर है, उसके लिए कोई एक फैक्टर है जिस फैक्टर का एक्सप्रेशन दूसरे फैक्टर के प्रेजेंस में भी क्या है, होता है। चाहे वो होमोजाइगस कंडीशन में होगा तब भी होगा, हेटेरोजाइगस कंडीशन में होगा तब भी होगा। ड्वार्फ वाला जो कैरेक्टर है, दैट मीन्स छोटा हाइट वाला जो पौधा है, उसके लिए जो फैक्टर है वो डोमिनेंट नहीं है। वो डोमिनेंट कैरेक्टर के प्रेजेंस में अपना एक्सप्रेशन नहीं दिखा पाता है। तो उसको उन्होंने नाम क्या दिया, दैट इज द रिसेसिव का नाम दिया था। वहां से ओरिजिनेट क्या हुआ, दैट इज द रिसेसिव वर्ड आया। तो डोमिनेंट एंड रिसेसिव, ये दो कॉन्सेप्ट मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट को जस्टिफाई करने के टाइम पे जब एक्सपेरिमेंट कराया, तब जाकर के बताया कि कैरेक्टर दो तरीके से हो सकते हैं। डोमिनेंट भी हो सकता है और रिसेसिव भी हो सकता है। डोमिनेंट कैरेक्टर वो होंगे जो कि अपना इम्पैक्ट होमोजाइगस कंडीशंस एज वेल एज हेटेरोजाइगस कंडीशन दोनों में ही एक्सप्रेस करते हैं। जबकि रिसेसिव कैरेक्टर वो होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अपना कंडीशंस होमोजाइगस कंडीशन में ही क्या करेंगे, एक्सप्रेस करते हैं। तो उसको उन्होंने समझाने की कोशिश की कि जब हमने यहाँ पे पेरेंटल जो कैरेक्टर था, दैट इज टॉल एंड डॉर्फ, इसका जो जीनोटाइप है कैपिटल टी, इसका जीनोटाइप है स्मॉल टी। गैमिट यहाँ पे बना, मतलब ये दो जो दो एलिल्स थे, वो दोनों एलिल्स में से गैमिट के फॉर्मेशन के टाइम पे सिर्फ एक ही क्या आया, गैमिट आया, दैट मीन्स एक ही एलिल्स आया। इसीलिए इसका नाम दिया गया, दैट इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मतलब ये दोनों जो कैपिटल टी थे, ये क्या हो गए, सेग्रीगेट हो गए, अलग हो गए। और दोनों में से सिर्फ एक ही कैपिटल टी या एक ही एलिल्स या एक ही फैक्टर क्या हुआ, इन्वॉल्व हुआ गैमिट के फॉर्मेशन के टाइम पे। चूंकि यहाँ पे सेग्रीगेशन हुआ, इसलिए इसका नाम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया गया। दूसरा, ये जो गैमिट है वो प्योर है। प्योर का मतलब यहाँ पे सिर्फ अकेला है और वो किसी दूसरे के साथ में मिक्स नहीं है। मतलब दोनों जो एलिल्स थे उनमें से सिर्फ एक ही एलिल्स आया है प्योर फॉर्म में। दैट्स वाई इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमिट के नाम से भी जानते हैं। तो इस कैरेक्टर से, दैट मीन्स टॉल कैरेक्टर से एक कैपिटल टी, डॉर्फ कैरेक्टर से एक स्मॉल टी आया। और इन दोनों का जब फर्टिलाइजेशन कराया गया तो F1 जनरेशन में जो पौधे बने वो सब के सब कैसे बन गए, हेट्रोजाइगस बन गए, हेट्रोजाइगस टॉल। ये हेट्रोजाइगस टॉल और होमोजाइगस टॉल में दोनों में क्या है, फर्क है। दिखाई तो आपको ये लंबा बड़ा ही पौधा देगा, लेकिन इन दोनों के जीनोटिपिक एक्सप्रेशन में या जीनोटाइप में क्या है, डिफरेंसेस है। तो उनका सवाल जो था कि हमने छोटे पौधे और बड़े पौधे दोनों लेकर के चले, लेकिन हमें सिर्फ फर्स्ट जनरेशन में बड़े ही पौधे दिखाई दिए, इस ऐसा क्यों हो गया। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, फिर से एक्सपेरिमेंट किए सेल्फ क्रॉस वाले। तो सेल्फ क्रॉस का मतलब क्या हो गया कि ये जो आपके F1 जनरेशन में पौधे आए हुए थे, इन पौधों को लेकर के उन्होंने क्या किया, क्रॉस करा दिया। F1 जनरेशन में क्या आया था, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस्ड बाई कैपिटल टी स्मॉल टी। जब इन्होंने क्रॉस कराया तो यहाँ पे क्या मिला इनको, इस वाले का क्रॉस अगर इससे होगा तो क्या बनेगा, कैपिटल टी। इस वाले का क्रॉस अगर इससे होगा तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका अगर इससे होगा तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका अगर इससे होगा तो क्या बनेगा, स्मॉल टी। तो यहाँ पे उनको सेकंड, ये वाले जो हैं ये सब क्या हैं, F2 जनरेशंस के हैं। क्या हैं, F2 जनरेशंस के हैं। यहाँ पे उनको कुछ अलग देखने को मिला। देखने को उनको ये मिला कि 100 पौधे उन्होंने लगाए तो उस 100 पौधे में से 75 प्लांट्स कैसे दिखाई दिए, उनको टॉल दिखाई दिए। जबकि 25 प्लांट्स कैसे दिखाई दिए, दैट इज द डॉर्फ दिखाई दिए। मतलब उनको ये खुशी हुई जान करके कि अच्छा सेकंड जनरेशन में ये छोटे वाले पौधे दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन संख्या उनकी क्या है, कम है। मतलब संख्या इस तरीके से कम है उनकी कि बेसिकली जो रेशियो है वो कितना है, दैट इज 3:1 का, मतलब 75 से लेकर के 25। तो यहाँ पर उन्होंने क्या देखा कि कैपिटल टी ये भी पौधा लंबा है, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी पौधे क्या हैं, लंबे हैं। जबकि स्मॉल टी क्या है, आपका ड्वार्फ कैरेक्टर है। तो यहाँ पे उनको क्या देखने को मिला कि 4 पौधे में से 3 पौधे का कैरेक्टर कैसा अपीयर हो रहा था, दैट इज द टॉल हो रहा था, मीन्स बड़ा हो दिखाई दे रहा था। और जबकि उनके जीनोटाइप क्या थे, अलग थे। तो फिनोटिपिकली दिखाई देने वाला कैरेक्टर क्या था, फिनोटिपिक कैरेक्टर था।
तो फिनोटाइपिक कैरेक्टर कैसा दिखाई दिया, दैट इज 3:1 दिखाई दिया। तीन पौधे कैसे थे, बड़े थे, और एक पौधा कैसा था, छोटा था। लेकिन इनका जीनोटाइप अलग था। जीनोटाइप कैसा था कि इन तीन में से एक पौधा कैसा था, होमोजाइगस टॉल था। दो पौधे कैसे थे, हेट्रोजाइगस टॉल थे, और एक पौधा कैसा था, दैट इज द होमोजाइगस रिसेसिव था, मीन्स डॉर्फ था। तो रेशियो जो जीनोटाइप का आया वो क्या आ गया, दैट इज द 1:2:1। तो इस रेशियो को आपके एग्जाम में सवाल बना करके पूछ दिया जाता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या मेंडल के फर्स्ट लॉ के सेकेंड जनरेशन का जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो क्या आया था या क्या होता है। तो फिनोटिपिक रेशियो का मतलब जो दिखाई दे रहा है, तो दिखाई क्या दे रहा है, चार पौधे में से तीन पौधे बड़े दिखाई दे रहे थे, दिखाई दिए उनको, और एक पौधा क्या था, छोटा दिखाई दिया। तो रेशियो क्या निकल कर गया, 3:1 का। जबकि जीनोटिपिक रेशियो में उन्होंने देखा कि जो तीन पौधे बड़े हैं उन तीनों का पौधों का नेचर एक जैसा नहीं है। उसमें से एक पौधे का जीनोटाइप अलग है, कैपिटल टी, जबकि दो का क्या है, अलग है, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। तो इसलिए रेशियो क्या बना, दैट इज 1:2, और इसका ये तो था ही, तो इस टू क्या हो गया, 1 हो गया। तो 1:2:1 इज द जीनोटिपिक रेशियो। 1:3:1 इज दैट इज द फिनोटिपिक रेशियो। तो फिनोटिपिक एंड जेनेटिपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्या है, ये आपको यहाँ पे समझा दिया गया। सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स क्यों बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के नाम से क्यों जानते हैं, ये भी एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे दे दिया गया। आपके एग्जाम में जो पॉसिबली सवाल बनते हैं वो उनके सेकेंड जनरेशन के जीनोटिपिक रेशियो से ही क्वेश्चन आपको बना के पूछ दिए जाते हैं, या थोड़ा अगर टिपिकल करेगा तो आपको इस तरीके से न्यूमेरिकल वाले सवाल दे दिए जाते हैं कि मान लीजिए कि मेंडल ने कोई एक क्रॉस कराया, और उस क्रॉस में फॉर एग्जांपल कि 400 प्लांट्स उन्होंने सेकंड जनरेशन में ऑप्टेंड किए, और उस 400 प्लांट में से कितने पौधे आपके टॉल होंगे, कितने पौधे आपके डॉर्फ होंगे, उनका रेशियो देकर के पूछेगा कि हाँ ये मेंडल का कौन लॉ था, या मेंडल का लॉ पहले ही आपको बता दिया कि हाँ ये फर्स्ट लॉ है, तो उसके अकॉर्डिंगली 400 प्लांट में से कितने पौधे आपके होमोजाइगस होंगे, कितने पौधे आपके हेट्रोजाइगस होंगे, कितने पौधे आपके होमोजाइगस रिसेसिव होंगे। तो इस सवाल को जरा यहाँ पे नोट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल में दिया कि एक कोई क्रॉस कराया गया, और उस क्रॉस में, और ये क्रॉस कैसा है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, उसके F2 जनरेशन में टोटल 400 क्या है, यहाँ पे प्लांट्स हैं, क्या है, 400 प्लांट्स हैं। सवाल मेरा यहाँ पे ये है कि नंबर ऑफ, पहला दैट इज होमोजाइगस डोमिनेंट, नंबर दूसरा हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, नंबर तीसरा होमोजाइगस रिसेसिव। इनका नंबर क्या होगा, ये आपको नंबर मेंडल के लॉ के आउटकम के बेसिस पे बताना है। तो क्या आप बता पाएंगे अभी इसको? सर 100, 200, 100। गुड। Yes. तो आपको यहाँ पे फॉलो क्या करना था, दैट इज 1:2:1 के रेशियो का। अगर फिनोटिपिक कैरेक्टर पूछा जाता कि कितने पौधे टॉल होंगे, कितने पौधे डॉर्फ होंगे, तो आपको 400 में से 3:1 का रेशियो निकालना था। इसका मतलब 300 क्या हो जाते, आपके टॉल हो जाते, और 300 20 tall, 100 drop. डॉर्फ हो जाता। लेकिन यहाँ पे होमोजाइगस डोमिनेंट, तो होमोजाइगस डोमिनेंट का रेशियो कितना है, 1। तो 400 का मतलब 1/4 कितना होगा, दैट इज 100 होगा। इसके बाद इस टू हेट्रोजाइगस डोमिनेंट का रेशियो कितना आएगा, दैट इज 200 आएगा। और इस टू होमोजाइगस रिसेसिव का मतलब कितना आएगा, दैट इज द 100 आएगा। तो इस तरीके से भी आपको न्यूमेरिकल सवाल पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बनती है। हालांकि पीजीटी के एग्जाम्स में इस तरीके का न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनाने की पॉसिबिलिटी कम रहता है। वहाँ पे ऐसे जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो ये आपसे पूछ दिए जाते हैं। लेकिन आप दोनों के लिए इक्विप्ड रहिए, अगर ऐसे सवाल आएंगे तो भी आप कर पाएंगे, और अगर ये आता तो फिर डेफिनेटली आप उसको करके ही आएंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। सो होपफुली कि अभी आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस या मेंडल के फर्स्ट लॉ या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स या सेग्रीगेशंस के रिगार्डिंग में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। हम लोग अब आगे मूव करेंगे, दैट इज सेकेंड लॉ या डाई हाइब्रिड क्रॉस को लेकर के। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस क्यों है, ये आपको पता अच्छे तरीके से चल गया कि यहाँ पे हम दो करेक्टर के बारे में स्टडी करेंगे, या मेंडल ने इस क्रॉस में दो कंट्रास्टिंग करेक्टर के बारे में डीलिंग किया, स्टडी किया था, इसलिए इसको डाई हाइब्रिड क्रॉस के नाम से जाना जाता है। इसको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इस सेंटेंस का क्या मतलब ये वर्ड्स जो हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसका क्या मतलब होता है, मतलब यहाँ पे यही है कि सिंपली दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल जो फैक्टर्स हैं
वो इस बात पे डिपेंड नहीं है कि वो जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के लिए फैक्टर्स हैं वो एक साथ में ही क्या होंगे, ट्रांसफर करेंगे या एक साथ में ही क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। वो पूरी तरीके से फ्री हैं दूसरे किसी भी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के फैक्टर के साथ में जाकर के क्रॉस करने के लिए इंडिपेंडेंटली। इस लॉ को आप बोलते हैं दैट इज द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या मेंडल के सेकंड लॉ के नाम से भी जाना जाता है। इस डाई हाइब्रिड क्रॉस को समझने के लिए मेंडल ने बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लिया था जिसमें आपको बताया जाता है कि पी प्लांट जो था उनका दो कैरेक्टर लिया गया दैट इज येलो एंड राउंड। येलो क्या है आपका कैरेक्टर है, राउंड भी क्या है आपका कैरेक्टर है। ये कैरेक्टर क्या है आपका कलर है और ये क्या है आपका शेप है। दो पौधे लिए, एक येलो कलर का राउंड और दूसरा क्या लिया उन्होंने, ग्रीन रिंकल्ड। ग्रीन रिंकल्ड, ग्रीन क्या है आपका कलर है और रिंकल क्या है आपका शेप है, मतलब झुराया हुआ। जैसे पनीर खाने के टाइम पे जो हम लोग मटर लेकर के आते हैं वो एक ग्रीन रिंकल का एग्जांपल है। बाकी वैसे जो छोला वगैरह बनाने के लिए मटर लेकर के आते हैं पीली वाली एकदम सॉफ्ट एकदम पूरी फूली हुई, उसको आप बोल सकते हो दैट इज येलो रिंकल। तो मेंडल साहब ने क्या किया, डाई हाइब्रिड क्रॉस में दो कैरेक्टर लिए, एक ऐसा मटर का फली जो कि आपका पूरा राउंड था और येलो कलर का था, और एक ऐसा मटर का फली जो कि ग्रीन और रिंकल्ड थे। येलो एंड राउंड डोमिनेंट कैरेक्टर है, इसलिए इसको हमेशा कैपिटल लेटर से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आउटकम आने के बाद रिप्रेजेंटेशन दिए गए, लेकिन आपको समझाने के लिए पहले ही यहाँ पे बता दिया गया येलो एंड राउंड कैरेक्टर जो है वो डोमिनेंट है ओवर ऑन ग्रीन एंड रिंकल कैरेक्टर पे। तो कैपिटल वाई येलो कलर के लिए, कैपिटल आर राउंड कलर के लिए, स्मॉल वाई ग्रीन कलर के लिए, स्मॉल आर राउंड कलर के रिंकल कलर के लिए, रिंकल शेप के लिए। तो येलो राउंड एंड ग्रीन रिंकल ये दोनों क्या हो गए, पेरेंटल कैरेक्टर हैं और इनसे अब क्या बनेगा, गैमिट्स बनेंगे। तो गैमिट के टाइम पे आपने यहाँ पे क्या पढ़ा कि इन दोनों में से कोई एक वाई आएगा, इन दोनों में से कोई एक आर आएगा, तो गैमिट कैसा बना, वाई एंड आर। यहाँ पे भी सेम होगा, कोई स्मॉल वाई आएगा कोई स्मॉल आर आएगा, तो कैसा बना, ये बन गया। इन दोनों को जो क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। तो यहाँ पे जो करेक्टर F1 जनरेशन में दिखाई दिया वो क्या दिखाई दिया, दैट इज द येलो एंड राउंड, मतलब सब के सब जो फली निकल करके आए मटर के पौधे का वो सबका कलर कैसा था, येलो था, और पौधे मतलब फली जो थी वो पूरी राउंड थी। फिर से वही लॉजिक आ गया कि ग्रीन और रिंकल वाले सीड्स कहाँ चले गए, तो उसके लिए फिर से उन्होंने क्या किया, सेल्फ क्रॉस कराया, और सेल्फ क्रॉस कराने के बाद तब इन्होंने देखा कि हाँ किस तरीके से इनका रेशियो हो रहा है। तो येलो राउंड का जो होमोजाइगस कंडीशन था और जो हेट्रोजाइगस कंडीशन है इन दोनों में फर्क है। अपीयर तो ये येलो राउंड ही होंगे लेकिन जीनोटाइप इनका क्या है, डिफरेंट है। तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर इनका क्या कराया गया, सेल्फ क्रॉस कराया गया। सेल्फ क्रॉस कराने का तरीका आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम है, करा लेते हैं अच्छे से। जी, अगर यहाँ पे कराएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर, यहाँ पे कराएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल वाई स्मॉल आर, इसका कराएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल आर सॉरी स्मॉल वाई कैपिटल आर, पहले लिख देता हूँ, स्मॉल वाई कैपिटल आर, और इसके बाद क्या बनेगा, स्मॉल वाई स्मॉल आर। ये चार आपके क्या बनेंगे, गैमिट्स बन जाएंगे। देखिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई स्मॉल आर, इसका भी कराएंगे तो यही बनेगा। तो चार आपके ऊपर मेल के लिए और चार नीचे फीमेल के लिए, तो यही सब आपके क्या है यहाँ पे कैरेक्टर हैं। तो ये जो फर्स्ट जनरेशन में हेट्रोजाइगस कैपिटल वाई कैपिटल आर और आया हुआ था येलो राउंड का, इसका क्या किया गया, सेल्फ क्रॉस कराया गया, और सेल्फ क्रॉस कराने से चार डिफरेंट टाइप के क्या मिले, गैमिट्स मिले। कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर, सॉरी स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये आपके चार गैमेट्स मिले, इनका क्या किया गया, सेल्फ क्रॉस कराया गया। देखिए यहाँ पे किस तरीके से हुआ, कैपिटल वाई कैपिटल आर का क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर। यहाँ पे कराएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल वाई और कैपिटल आर और स्मॉल आर बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या बनेगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर बन जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा, दैट इज वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इन सभी में आपको दिखाई दे रहा है कि जो कैपिटल वाई है एक प्रेजेंट है और एक कैपिटल आर है, और अगर इन ये दोनों प्रेजेंट होंगे तो कैरेक्टर हमेशा आपको येलो राउंड ही देखने को मिलेगा।
इस बात को अच्छे तरीके से आप समझ लीजिए। तो येलो राउंड के लिए क्या होगा, चारों जो एलिस हैं उनमें से एक आपका कैपिटल हो जाए वाई का और एक कैपिटल हो जाए आर का, तो ये चारों ऐसे ही हैं। दूसरे सीक्वेंस में देखिए इसका क्रॉस कराया जाएगा इस वाले से, तो कैपिटल वाई स्मॉल कैपिटल आर स्मॉल आर यहाँ पर आ गया। फिर इसका क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल वाई स्मॉल आर। यहाँ पे देखिए कि स्मॉल हो गया, स्मॉल जो आर है वो किसके लिए है, रिंकल्ड शेप के लिए है। कैसे है, रिंकल्ड शेप के लिए। तो यहाँ पे देखिए जो मटर का फली है वो झुर्रीदार है, येलो तो है बट रिंकल्ड है। इसके बाद जब इसका क्रॉस इससे कराएंगे तो क्या होगा, कैपिटल वाई और स्मॉल आर कैपिटल आर, तो यहाँ पे आपका येलो राउंड दिखाई देगा। नेक्स्ट फिर इससे कराएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल वाई कैप स्मॉल आर, मतलब ये भी कैसा बन गया, रिंकल्ड बन गया। ये कैरेक्टर देखिए एक नया बन करके आया। आपके पेरेंट्स में सिर्फ कैरेक्टर किसका था, येलो राउंड के कॉम्बिनेशन था और ग्रीन रिंकल का था, लेकिन यहाँ पे क्या बना, येलो येलो रिंकल्ड बना। यही येलो रिंकल का बनना इस लॉ को बताता है कि गैमिट के फॉर्मेशन के टाइम पे जब वहाँ पे हो रहा है तो ये जो कैरेक्टर के लिए फैक्टर्स हैं ये इस बात पे डिपेंडेंसी नहीं है कि जहाँ येलो जाएगा वहाँ राउंड भी जाएगा या जहाँ ग्रीन जाएगा वहाँ रिंकल्ड जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये ग्रीन कलर जो है ये राउंड के साथ में भी जा सकता है, येलो जो है वो रिंकल के साथ में भी जा सकता है, इसीलिए यहाँ पे वेरिएशन देखने को आपको मिलता है। और इनके इस इंडिपेंडेंट नेचर का मतलब कि गैमेट के फॉर्मेशन के टाइम के प्रोसेस को इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नाम से जाना गया। तीसरे रो में देखिए यहाँ पे क्या होगा, दैट मीन्स थर्ड वाले का इससे क्रॉस होगा, मतलब इस वाले का क्रॉस इन चारों से होना है। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, दैट इज व्हाट, कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। तो यहाँ पे येलो राउंड बन गया। अब यहाँ पे बनेगा कैपिटल वाई, तो कैपिटल वाई सॉरी स्मॉल वाई, और स्मॉल वाई किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्रीन के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे सारा कोड लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ओके, सो कैपिटल वाई ये किसके लिए है, येलो कलर के लिए है। कैपिटल आर ये किसके लिए है, राउंड शेप के लिए है। स्मॉल वाई किसके लिए है, ग्रीन के लिए है। और स्मॉल आर किसके लिए है, रिंकल्ड के लिए है। ठीक है, ये करेक्टर मीन्स कैपिटल वाई स्मॉल वाई पे क्या है, डोमिनेंट है। कैपिटल आर स्मॉल आर पे क्या है, डोमिनेंट है। ठीक है, ये अगर आपको सही समझ में आया रहेगा तो फिर आप आसानी से निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जब इस वाले का मीन्स स्मॉल वाई कैपिटल आर का क्रॉस स्मॉल वाई कैपिटल आर से कराया जाएगा तो क्या बनेगा, स्मॉल वाई कैपिटल आर। तो स्मॉल वाई किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्रीन कलर के लिए। तो कैसा बन गया, ग्रीन राउंड बन गया। अलग करेक्टर यहाँ पे देखने को मिला, ये करेक्टर अलग है, ये करेक्टर आपको देखने को अलग मिल रहा है, ग्रीन राउंड बना। फिर से यहाँ पे क्या बनेगा, ग्रीन राउंड बनेगा। नेक्स्ट जब क्रॉस कराएंगे तो येलो मीन्स कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर बनेगा, तो ये येलो कलर बन जाएगा, येलो राउंड। फिर से यहाँ पे कैरेक्टर अलग हो गया, येलो रिंकल्ड। फिर यहाँ पे क्या है, ग्रीन राउंड। फिर यहाँ पे क्या है, ग्रीन रिंकल्ड। तो इस तरीके से F2 जनरेशन में जो फिनोटिपिक रेशियो आया वो कितना आया, दैट इज 9:3:3:1। यहाँ पे नाइन नाइन क्या थे, येलो राउंड थे। ठीक है, 9 क्या है, येलो राउंड है। फिर इसके बाद ये क्या होगा, ग्रीन राउंड होगा। और ये क्या होगा, दैट इज ग्रीन येलो रिंकल्ड, येलो रिंकल्ड। और ये क्या होगा, दैट इज ग्रीन रिंकल्ड। ये चार आपके क्या हैं, फिनोटिपिक कैरेक्टर हैं। और ये चारों फिनोटिपिक कैरेक्टर का नंबर कैसा है, दैट इज 9:3:3:1। द टोटल 16 प्लांट यहाँ पे आपको F2 जनरेशन में दिखाई देते हैं। उन 16 में से 9 पौधे कैसे थे, येलो राउंड के थे, 3 कैसे थे, ग्रीन राउंड के थे, और 3 कैसे थे, येलो रिंकल के थे, और एक कैसे थे, ग्रीन रिंकल के थे। ठीक है, तो ये इसको आप बोलते हैं फिनोटिपिक कैरेक्टर।
जीनोटिपिक कैरेक्टर की बार अगर आप बात किया जाए तो ये जो 9 है स्प्लिट अप हो जाता है 1:2, 2:2, 2:4। ये जो 3 है स्प्लिट अप हो जाता है 1:2। फिर ये 3 स्प्लिट अप हो जाता है 1:2 और फिर आपका आपका ये बन जाता है दैट इज द 1। इसको आप बोलते हैं जीनोटिपिक कैरेक्टर। मतलब ये जो 9 पौधे थे, इन 9 में से एक का जीनोटाइप अलग था, दो का जीनोटाइप अलग था, दो का जीनोटाइप अलग था, चार का जीनोटाइप अलग था। कैसा है यहाँ पे आप देखिए, जैसे आपको क्या दिखाई देगा, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, सिर्फ आपको एक दिखाई दे रहा है, ये हो गया आपका दैट इज द 1। ठीक है, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ऐसा आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक ये दिखाई दे रहा है, और इसके बाद दूसरा कहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। ये आपके दो हो गए। इसके बाद तीसरा करेक्टर भी आपको दो दिखाई देगा। तीसरा करेक्टर क्या है, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, एक तो आपका ये बन गया, और दूसरा आपका कहाँ पे है, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर। ये वाला कैरेक्टर आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, कहीं दिखाई दे रहा है? सर थर्ड रो फर्स्ट वन। ये है दिस वन। एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो ये आपके टू हो गए। अब फोर कुछ अलग आपको दिखाई देगा। चार कैरेक्टर आपके कौन कौन से बचे हैं, एक दो तीन सर और डायगोनली। ये हाँ। ये वाला पूरा है ना। तो इस तरीके से आपको ये वाले जो मतलब रेशियोज हैं, इन रेशियोज को आपको समझना होता है, याद करना होता है। जैसे सिंपली आपने फिनोटाइपिक तो याद कर लिया कि 16 प्लांट में से 9 प्लांट कैसे थे, दैट इज येलो राउंड थे, और 3 प्लांट कैसे थे, ग्रीन ग्रीन राउंड थे, और 3 प्लांट कैसे थे, येलो रिंकल्ड थे, और एक प्लांट कैसा था, ग्रीन रिंकल्ड था। लेकिन इनका जीनोटाइप जब पूछा जाएगा तो आप इसको याद रखिए कि ये 9 जो है वो स्प्लिट अप हो जाता है किसमें, 1:2:2:4 में। दो दो चार एक पाँच, और पाँच चार नौ। बाकी जो 3 है वो हमेशा 1:2 में स्प्लिट अप होता है, तो ये भी 1:2 में होगा, और बाकी एक आपका है। तो आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस बार का MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम हुआ है 2025 का, उसके पेपर में ये क्वेश्चंस पूछा गया है। डाई हाइब्रिड क्रॉस के जीनोटिपिक F2 जनरेशंस का जीनोटिपिक रेशियो क्या है, और वहाँ पे इतना बारीक ऑप्शन दे रखा है। मिस्टेक क्या किया है, सिर्फ 1:2:4:2 कर दिया है, 1:2:2:4। यहाँ पे अल्ट्रासाउंड 2:1 करके दिया है, तो बहुत ही माइनर मिस्टेक मतलब उस ऑप्शन पे दे रखा है। अगर ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ में मतलब कंफर्मेशन नहीं रहेगा तो ज़्यादातर केसेस में सवाल वो गलत ही हो जाएंगे। ओके, सो आपको इसीलिए वो अप्रोच भी मैंने बता दिया कि वो 9 जो है वो कैसे स्प्लिट अप हो रहा है, दो दो चार एक, दो दो चार और एक में, और 3 हमेशा 1:3 1:2 में ही क्या हो स्प्लिट अप होगा। तो इस तरीके से उसको आप ऐसे याद रखिए और लॉजिकली भी समझ लीजिए, ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप अच्छी तरीके से कर सकें। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन का जीनोटिपिक एंड फेनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस के जीनोटिपिक एंड फेनोटाइपिक रेशियो क्या होंगे, ये आपने अच्छे तरीके से समझ लिया। मोनो हाइब्रिड क्रॉस को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स क्यों बोलते हैं, या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्यों बोलते हैं, ये भी आपने जान लिया। मेंडल्स लॉ के डाई हाइब्रिड क्रॉस को या सेकंड लॉ को लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्यों बोलते हैं, ये भी आपने यहाँ पे अच्छे तरीके से देख लिया। अगर आप में से जिस किसी को भी ये क्रॉस कराने में या करेक्टर निकालने में या जीनोटाइप निकालने में प्रॉब्लम होती है, तो मेरा सजेशन यही है कि आज के इस लेक्चर को ख़त्म होने के बाद एक दो बार आप एक दो क्रॉस को करा कर खुद से देखिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए अच्छे तरीके से और आप उसको अच्छे तरीके से करा पाएँ। सो नेक्स्ट यहाँ पे टाइम दैट इज आता है समझने का कि टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस क्या होते हैं, जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्यों ये कराए जाते हैं। तो टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस फ्रिक्वेंटली आपने पढ़ा ही है और जाना भी है कि हाँ टेस्ट क्रॉस का क्या मतलब होता है, क्या होते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है कि टेस्ट है, मतलब कि ये जो F1 जनरेशन में गैमिट्स मतलब जो करेक्टर आए हुए हैं, ऑफ स्प्रिंग आए हुए हैं, उनके जीनोटाइप को चेकआउट करने के लिए क्या किया जाता है, टेस्ट क्रॉस कराए जाते हैं। तो टेस्ट क्रॉस कराने का रूल होता है कि पेरेंटल गैमिट्स का क्रॉस कराने के बाद जो गैमिट्स यहाँ पे बनती है, मीन्स F1 जनरेशन जो होता है, उस F1 जनरेशन का क्रॉस पेरेंट्स में से जो रिसेसिव करेक्टर होते हैं उनसे क्या किया जाता है, कराया जाता है।
मतलब F1 जनरेशन ये हो गया, इन दोनों में रिसेसिव कैरेक्टर कौन है, ये होता है। इस दोनों को करा करके ये जाना जाता है कि जो यहाँ पे कैरेक्टर आया हुआ था वो कैसा है, होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है। देखिए यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी बनेगी। F1 जनरेशन क्या है आपका, दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी है। रिसेसिव कैरेक्टर क्या है, दैट इज स्मॉल टी है। जब आप यहाँ पे क्रॉस कराएंगे तो क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका कराएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पे कराएंगे तो क्या बनेगा, स्मॉल टी स्मॉल टी। यहाँ पे कराएंगे तो क्या बनेगा, स्मॉल टी स्मॉल टी। ये दोनों कैरेक्टर तो किसके लिए होंगे, डार्क के लिए हो गए। हमारा कैरेक्टर कैसा आया था यहाँ पे, दैट इज टॉल आया था। तो टॉल के लिए कैरेक्टर क्या होंगे, ये होंगे। तो न जानते हुए भी हमने ये जान लिया कि F1 जनरेशन में जो जो टॉल कैरेक्टर दिखाई दे रहा है वो कैसा है, हेटेरोजाइगस है। कैसा है, हेटेरोजाइगस है। और इसी हेटेरोजाइगोसिटी को जानने के लिए टेस्ट क्रॉस क्या होते हैं, कंडक्ट कराए जाते हैं। तो टेस्ट क्रॉस क्यों कंडक्ट कराए जाते हैं, टू नो द जाइगोसिटी ऑफ द F1 जनरेशन गैमेट्स। F1 जनरेशन के गैमेट्स का जाइगोसिटी जानने के लिए कि होमोजाइगस कंडीशन में है या हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, आसानी से आप टेस्ट क्रॉस से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। कराया किसके किसके बीच में जाएगा, तो F1 जनरेशन प्लस रिसेसिव पेरेंट्स, ये याद रखिएगा। इन दोनों के बीच में क्या है, टेस्ट क्रॉस कराए जाते हैं। टेस्ट क्रॉस को लेकर कुछ फैक्ट्स हैं, इनको आप यहाँ पे देख लीजिए पॉइंट्स की फिगर में। द F1 हाइब्रिड इज क्रॉस्ड विद द रिसेसिव जीनोटाइप्स इन टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में F1 हाइब्रिड का क्रॉसिंग किससे कराया जाता है, रिसेसिव वाले जीनोटाइप से, मींस पेरेंटल से। टेस्ट क्रॉस इज द ब्रीडिंग ऑफ द डोमिनेंट फिनोटाइप विद इट्स रिसेसिव फिनोटाइप्स। जो डोमिनेंट कैरेक्टर शो कर रहा है, अब हेटेरोजाइगस मतलब F1 जनरेशन में जो आया है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है। वो डोमिनेंट जो कैरेक्टर है वो मतलब कि होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है ये हमको नहीं पता, लेकिन वो डोमिनेंट कैरेक्टर है ये हमको मालूम चल गया, क्योंकि जो पेरेंट हम लेकर चले थे उसमें से डोमिनेंट कैरेक्टर वाले का, पेरेंटल कैरेक्टर वाले का F1 जनरेशन में हमको दिखाई दे रहा है। इसलिए यहाँ पे बताया गया कि टेस्ट क्रॉस जो होती है वो डोमिनेंट फिनोटाइप्स का उसके रिसेसिव फिनोटाइप के साथ में क्या होता है, क्रॉस किया जाता है। ऑल टेस्ट क्रॉस आर बैक क्रॉस। बैक क्रॉस के बारे में भी थोड़ा आगे हम लोग देखेंगे। टेस्ट क्रॉस आइडेंटिफाई द जाइगोसिटी ऑफ द डोमिनेंट फिनोटाइप्स। जो डोमिनेंट फिनोटाइप है उसके जाइगोसिटी को चेकआउट करने के लिए टेस्ट क्रॉस कराए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी आपसे सवाल यही पूछ दिया जाता है, पर्पज क्या होता है और किस लिए इसको कराते हैं। आते हैं यहाँ पे बैक क्रॉस पे। बैक क्रॉस में आपको यहाँ पे जैसा कि दिखाई दे रहा है कि F1 जनरेशन जो आएगा उस F1 जनरेशन का उसके डोमिनेंट पेरेंट्स सर से या जाइगोसिटी मीन किसी भी पेरेंट से करा सकते हैं, मतलब एनी ऑफ द पेरेंट्स। जैसे यहाँ पे रिसेसिव था, यहाँ पे मोस्ट टाइम पे डोमिनेंट से कराते हैं, बट यहाँ पे आप ऑप्शंस में रिसेसिव लिख लीजिएगा और आपके पास जो डेफिनेशन होगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज F1 जनरेशन क्रॉस्ड बाई एनी पेरेंटल कैरेक्टर। किसी से भी कराएंगे तो आप उसको बैक क्रॉस बोलेंगे, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। मतलब डोमिनेंट से भी करा सकते हैं, रिसेसिव भी से भी करा सकते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि जो टेस्ट क्रॉस होते हैं वो हमेशा क्या होता है, बैक क्रॉस होता है। कि बैक क्रॉस में आप डोमिनेंट कैरेक्टर को भी लेकर चलते हैं और रिसेसिव कैरेक्टर को भी लेकर के चलते हैं। तो हमेशा जो टेस्ट क्रॉस होते हैं वो बैक क्रॉस होते हैं। इनका क्या पर्पज होता है बैक क्रॉस कराने का। बैक क्रॉस कराने का पर्पज सर ये होता है कि जो, जाइगोसिटी मीन्स क्या है? सॉरी, टेस्ट क्रॉस आइडेंटिफाई द जाइगोसिटी ऑफ द डोमिनेंट फिनोटाइप। जाइगोसिटी मीन्स जाइगोसिटी, इसके बारे में पूछ रहे हैं। यस सर। जाइगोसिटी का मतलब हुआ कि वो होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है, उसका स्टेटस। अच्छा मतलब जैसे इसको यहाँ पर आपने आइडेंटिफाई देखा करना। ये हेटेरोजाइगस है, ये क्या आपको होमोजाइगस है। यस। ठीक है। सो बैक क्रॉस के बारे में आपको बताया गया कि बैक क्रॉस क्या होगा, F1 जनरेशन का एनी पेरेंट्स से, मतलब किसी भी पेरेंटल कैरेक्टर से अगर करा दिया जाएगा तो उसको आप क्या बोलेंगे, दैट इज द बैक क्रॉस के नाम से जानते हैं। कराया क्यों जाता है इसको आप समझ लीजिए। बैक क्रॉस से क्या किए जाते हैं, बेस्ट जो कैरेक्टर्स होते हैं उन कैरेक्टर्स को क्या किया जाता है, फाइंड आउट किया जाता है और ब्रीडिंग के टाइम पे उनको क्या करते हैं, यूज करते हैं। मतलब सुटेबल एंड बेहतर, मतलब बेटर जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको आगे प्रमोट करने के लिए, उन कैरेक्टर्स को फिल्टर आउट करने के लिए बैक क्रॉस क्या किए जाते हैं, कराए जाते हैं। तो बैक क्रॉस का ज़्यादातर यूज ब्रीडिंग के टाइम पे होता है, मतलब जो बेस्ट कैरेक्टर होते हैं, सुटेबल कैरेक्टर, उनको आगे प्रमोट कराने के लिए। और कराते किसके बीच में है, F1 जनरेशन के साथ में पेरेंट्स के किसी भी, दैट मीन्स डोमिनेंट एंड रिसेसिव दोनों ही पेरेंट्स से क्या करते हैं, करा देते हैं। और उनको कराने के बाद जो बेस्ट कैरेक्टर आता है उसको आगे क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। तो इसलिए टेस्ट क्रॉस कंडक्ट कराए जाते हैं। तो टेस्ट क्रॉस के बारे में कुछ फैक्ट्स है। फैक्ट क्या है, बैक क्रॉस इज द ब्रीडिंग ऑफ F1 हाइब्रिड विद वन ऑफ द पेरेंट्स।
मतलब किसी भी पेरेंट के साथ में कराया जाएगा उसको आप क्या बोलेंगे, बैक क्रॉस। बैक क्रॉस रिकवर द एलिट जीनोटाइप, मतलब मतलब कि बेस्ट जो जीनोटाइप होता है या जो सुटेबल जीनोटिपिक कैरेक्टर्स होते हैं उनको ये आप क्या करते हैं, दैट इज रिकवर करते हैं। बैक क्रॉस ऑफ F1 हाइब्रिड विद द रिसेसिव फिनोटाइप कैन बी कंसिडर एज ए टेस्ट क्रॉस। मतलब आपको बताया गया कि बैक क्रॉस में डोमिनेंट एंड रिसेसिव दोनों के साथ में कराते हैं। अगर बैक क्रॉस में F1 जनरेशन का क्रॉस रिसेसिव पेरेंट के साथ में हो रहा है तो उसको, उस बैक क्रॉस को आप टेस्ट क्रॉस के इक्विवेलेंट क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे ये लाइन दिया गया था, ऑल टेस्ट क्रॉस आर बैक क्रॉस, क्योंकि बैक क्रॉस में भी रिसेसिव पेरेंट से क्या किए जाते हैं, क्रॉस कराए जाते हैं। तो इनका सिग्निफिकेंस क्या है, किस लिए कराते हैं, किसके किसके बीच में होता है, बहुत ही फ्रिक्वेंटली सवाल पूछे जाते हैं किसी हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अभी हाल ही में यूपीएचएससी का हायर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ, वहाँ पे दैट इज टेस्ट क्रॉस के बारे में पूछा गया था और बच्चे मतलब स्टूडेंट्स गलती करके चले आते हैं, उनके दिमाग में ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि टेस्ट क्रॉस में डोमिनेंट और रिसेसिव था या बैक क्रॉस में था, ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आप इसको इस अप्रोच से समझ लेंगे कि टेस्ट क्रॉस को कराते किस लिए हैं, टेस्ट करने के लिए। क्या टेस्ट करने के लिए, F1 जनरेशन में जो करेक्टर आया है उसके नेचर को पता करने के लिए कि वो होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है। तो सिंपल सी बात है, उसको अगर पता करना रहेगा तो आप क्या करेंगे, रिसेसिव करेक्टर से क्रॉस कराएंगे। मतलब ये जो F1 जनरेशन में आया है वो डोमिनेंट करेक्टर है, तो डोमिनेंट करेक्टर का क्रॉस किससे कराएंगे, रिसेसिव वाले से कराएंगे, तो उसको आप क्या बोलेंगे, टेस्ट क्रॉस कराएंगे बोलेंगे। जबकि F1 जनरेशन में भी आया आपका डोमिनेंट करेक्टर है और उसका क्रॉस आप पेरेंट्स पेरेंट्स की किसी भी करेक्टर से, मतलब रिसेसिव वाले से या डोमिनेंट वाले से किसी से भी करा देंगे तो आप क्या बोलेंगे, बैक क्रॉस बोलेंगे। क्लियर है? यस सर। चलिए, सो अब तक आपने देखा कि लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो क्या है। लॉ ऑफ डोमिनेंस भी आप बेसिकली समझ सकते हैं वैसे ही जैसे कि आपने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में एग्जांपल में समझा था। लॉ ऑफ डोमिनेंस आपको सिंपली यही बताता है कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स होते हैं वो अपना एक्सप्रेशंस हर टाइम पे दिखाते हैं, रिसेसिव जो कैरेक्टर्स होते हैं वो अपना एक्सप्रेशन सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट एलिस या फैक्टर के एब्सेंस में ही क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो आपने समझा कि दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस का कॉन्सेप्ट क्या है, डाईहाइब्रिड क्रॉस का कॉन्सेप्ट क्या है। अभी आपने देख लिया टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस के बारे में। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कुछ डेविएशंस जो कि मेंडल्स के लॉ को थोड़ा सा क्या करते हैं, डेविएट करते हैं, जिसमें आपको दो पढ़ना होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस के बारे में। अब तक आपने जो लॉ ऑफ डोमिनेंस या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में पढ़ा, उसमें आपको क्या देखने को मिला कि F1 जनरेशन में आने वाला जो कैरेक्टर होता है वो दोनों ही पेरेंट्स में से, जो कि उसको जो जिससे कि वो बना हुआ है, उन दोनों पेरेंट्स में से किसी एक का ही कैरेक्टर वो क्या करेगा, F1 जनरेशन में आता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में और को डोमिनेंस में आपको दोनों चीज़ें अलग देखने को मिलेंगी। सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, एक ऐसा डोमिनेंस है जो कि ना ही पूरी तरीके से कम्प्लीटली डोमिनेंट है और ना ही कम्प्लीटली क्या है, रिसेसिव है। ये एक इंटरमीडिएट है, किसका, दोनों ही कैरेक्टर का, मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर का और रिसेसिव कैरेक्टर का एक इंटरमीडिएट कैरेक्टर है। मतलब पूरी तरीके से ना तो वो डोमिनेंट पेरेंट्स का कैरेक्टर शो करेगा और ना ही रिसेसिव पेरेंट्स का कैरेक्टर शो करेगा, किसका शो करेगा, बीच वाले का। सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, F1 मीन्स यहाँ पे Fi लिखा गया गलती से टाइपिंग के टाइम पे, ये F1 है। F1 F1 जनरेशन शो इंटरमीडिएट कैरेक्टर फॉर बोथ पेरेंट्स, मीन्स जो भी पेरेंट्स लिया जाएगा उन दोनों के कैरेक्टर को क्या करता है, शो करता है। फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियोज आर द सेम, ये इस पे स्टार लगा लीजिए, यही इकलौता ऐसा क्रॉस है जेनेटिक्स में जिसका कि जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियो दोनों सेम होते हैं। अभी आप आगे देख भी लेंगे कितना होता है, दैट इज 1:2:1। न्यू फिनोटाइप इज फॉर्म्ड, मतलब कि अभी तक आपने जो पढ़ा उसमें आपको देखने को मिला कि F1 जनरेशन हो F2 जनरेशन हो, दोनों में भी कैरेक्टर आपको वही मिलते हैं जो कैरेक्टर आपको कहाँ थे, दैट इज द पेरेंट्स के साथ में थे। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होगा, नया कैरेक्टर आपको दिखाई देने को मिलेगा। यहाँ पे एग्जांपल आप देख लीजिए, रेड एंड वाइट कलर के फ्लावर्स का जब क्रॉस कराया गया तो किस तरीके से यहाँ पे जेनेटिक्स का जो रूल है वो फॉलो हो रहा है। यहाँ पर आपने देखा कि जब रेड कलर के फ्लावर्स का क्रॉस व्हाइट कलर के फ्लावर्स के साथ में कराया गया तो F1 जनरेशन से पौधे जो आए हैं उनके जो फ्लावर्स थे वो कैसे थे, पिंक निकल आए। तो पिंक क्या है, रेड का और व्हाइट का इंटरमीडिएट है, ना ही वो कम्प्लीटली व्हाइट है ना ही कम्प्लीटली वो क्या है, रेड है। तो दोनों पेरेंट्स का इंटरमीडिएट कैरेक्टर शो हुआ, दैट इज द पिंक।
इसके बाद जब F2 जनरेशन में कराया गया तो वहाँ पे आपको देखने को क्या मिला, दैट इज 1:2:1 के फॉर्म में, मतलब एक आपको दिखाई देता है दैट इज रेड, दो आपको दिखाई देते हैं पिंक, और एक क्या दिखाई देता है, व्हाइट। इसी को आप बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यहाँ पे ये फिगर आप देखिए, इस फिगर से आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। रेड फ्लावर्स को कैपिटल आर से, व्हाइट फ्लावर्स को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया गया। और जब इनके F1 मतलब जब इनको क्रॉस कराए गए तो F1 जनरेशन में क्या मिला, F1 जनरेशन में मिला क्या, दैट इज द, मतलब यहाँ पे आप समझ लीजिए कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ से गैमेट्स आएगा दैट इज कैपिटल आर, यहाँ से गैमेट्स आएगा स्मॉल आर, इन दोनों को क्रॉस कराया जाएगा तो क्या बनेगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर। ये जो करेक्टर आया यहाँ पे क्या आ गया, दैट इज द पिंक आ गया। नॉर्मली मेंडल के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे रेड आना चाहिए था, राइट, इनके अकॉर्डिंगली क्या आना चाहिए था, रेड आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे मेंडल के लॉ को थोड़ा सा फॉलो ये नहीं किया, डेविएट कर दिया। यहाँ पे कैरेक्टर कैसा दिखाई दिया, पिंक दिखाई दिया F1 जनरेशन में। जब यहाँ पे सेल्फ क्रॉस कराया गया तो क्या बना, सेल्फ क्रॉस में इन्होंने देखा कि बेसिकली जब कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ में कराया गया तो क्या मिलेगा, कैपिटल आर मिलेगा, दूसरा यहाँ पे क्या मिलेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर मिलेगा, और इसके बाद जब इसका कराएंगे तो ये भी क्या बना देगा, दैट इज कैपिटल आर स्मॉल आर, और इसके बाद ये क्या बनाएगा, दैट इज स्मॉल आर। ये आपको क्या दिखाई देगा, दैट इज रेड कलर का, ये दोनों क्या दिखाई देंगे, पिंक कलर का, और ये क्या दिखाई देगा, दैट इज द वाइट कलर का। तो रेशियो कितना बना फिनोटाइप का, दैट इज 1:2:1। यही सेम रेशियो जीनोटाइप का ही बन जाएगा 1:2:1। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में F2 जनरेशन में जीनोटिपिक और फिनोटाइपिक जो रेशियो होते हैं वो सेम होते हैं, दैट इज 1:2:1 होते हैं। जहाँ पे 1 क्या है आपका, दैट इज रेड फ्लावर है जो कि डोमिनेंट कैरेक्टर शो कर रहा है, और जबकि 2 क्या है, पिंक फ्लावर्स का कलर है जो कि मिक्स कैरेक्टर शो कर रहा है, और कैपिटल स्मॉल क्या है, व्हाइट फ्लावर का कलर है जो कि रिसेसिव कैरेक्टर को शो कर रहा है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं करता है, ये एक डेविएशन है जिसमें कैरेक्टर आपको F1 जनरेशन में दोनों पेरेंट्स से अलग देखने को मिलते हैं जो कि उसका इंटरमीडिएट होता है। F2 जनरेशन में उस अलग वाले कैरेक्टर का रेशियो परसेंटेज 50% माना जाता है। तो 1:2:1 का रेशियो शो करेगा फिनोटिपिक का एज वेल एज जीनोटाइपिक। So this is about the incomplete dominance. नेक्स्ट है दैट इज द को डोमिनेंस। नाम से ही समझ में आ रहा है कि को डोमिनेंस होगा, मतलब दो जो एलिस या जीन्स इंटरेक्ट होंगे वो दोनों ही अपना अपना कैरेक्टर क्या करेंगे, शो करेंगे। मतलब ना ही कोई किसी को मास्क करेगा, ना ही कोई किसी को एक्सप्रेस करेगा, दोनों अपना अपना क्या करेंगे, फंक्शंस को स्टार्ट करेंगे, दोनों अपने अपने कैरेक्टर को क्या करेंगे, शो करेंगे। सबसे बेस्ट एग्जांपल आप ह्यूमन ब्लड ग्रुप को दे सकते हैं को डोमिनेंस के एग्जांपल में। तो को डोमिनेंस क्या है, बोथ पेरेंटल जीन्स शो देयर इफेक्ट साइमल्टेनियसली इन द F1 जनरेशन। यहाँ पे भी ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये F लिखा गया है, इसको आप F1 मानिएगा। F1 जनरेशन में दोनों ही पेरेंटल जो जीन होंगे वो अपने इफेक्ट को क्या करेंगे, शो करेंगे। फिनोटाइप ऑफ द हाइब्रिड रिजेंबल बोथ द पेरेंट्स, मतलब जो F1 जनरेशन के जो ऑफस्प्रिंग होंगे उन ऑफस्प्रिंग का जो फिनोटाइप होगा वो दोनों ही पेरेंटल्स से रिजेंबल करेगा, मतलब सिमिलरिटी शो करेगा दोनों, मतलब कि पार्टिसिपेट करने वाले। न्यू फिनोटाइप इज नॉट फॉर्म्ड, इस केस में कोई भी न्यू फिनोटाइप्स आपका नहीं दिखाई देता है, जस्ट लाइक यहाँ पे फॉर्म्ड हुआ था। इसके बाद एग्जाम्पल है ए बी ब्लड ग्रुप ऑफ द ह्यूमन बींग्स, मीन्स ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल किसका है, कोडोमिनेंस का। कैसे है इसको यहाँ पे समझ लेते हैं। इसको समझने से पहले जो कुछ कॉन्सेप्ट है उसको आप यहाँ पे देख लीजिए। जैसे सॉरी कोडोमिनेंस के लिए जो वुमेन जीन का मतलब ब्लड ग्रुप का एग्जांपल आपको दिया जाता है उसके बारे में कुछ बेसिक फंडामेंटल उनको आप समझ लीजिए। तो क्या है ये आप यहाँ पे देखिए, ए बी ओ ये 3 आपके ब्लड ग्रुप हैं जिसके लिए एंटीजेंस पाए जाते हैं, दैट इज ए और बी। ए बी एंटीजेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए जो जीनोटाइप है वो क्या क्या है, जैसे यहाँ पे एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन है आई की पावर ए, आई की पावर बी एंड आई की पावर ओ। ए और बी जो जीन है मीन्स जो फैक्टर्स हैं वो डोमिनेंट किस पे हैं, दैट इज द ओ वाले पे। मतलब क्या,
कि अगर एक आपका एलिस आई की पावर ए हुआ और एक आपका आई की पावर ओ हुआ तो यहाँ पे करेक्टर किसका दिखाई देगा, ए का दिखाई देगा। सिमिलरली अगर एक करेक्टर आपका आई की पावर बी और एक आई की पावर ओ हुआ तो यहाँ पे करेक्टर क्या दिखाई देगा, बी दिखाई देगा। ओ सिर्फ तभी दिखाई देगा जब दोनों ही एलिस पे आई की पावर ओ होगा, तो यहाँ पे आपको ओ दिखाई देंगे। तो ए एंड बी एलिस एंड फैक्टर्स आर डोमिनेंट ओवर ऑन द ओ फैक्टर्स, जबकि ए और बी आपस में कैसे हैं, कोडोमिनेंट हैं। कैसे हैं, कोडोमिनेंट है। मतलब इसका ये हुआ कि अगर इन दोनों में से, मतलब अगर एक एलिस आपका आई की पावर ए है, एक एलिस आपका आई की पावर बी है, तो यहाँ पे ए बी दोनों ही दिखाई देंगे, ना कम्प्लीटली ए होगा ना कम्प्लीटली बी होगा। तो ये जो तीन आपके ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, दैट इज ए बी ओ, इन तीनों में आपस में रिलेशन अलग अलग है। ए का बी से रिलेशन कैसा है, कोडोमिनेंट का। ए बी का ओ से रिलेशन कैसा है, दैट इज द डोमिनेंट का। और ओ अकेला अपने आप में कैसा है, रिसेसिव करेक्टर है। तो ओ क्या है, रिसेसिव है। ए और बी डोमिनेंट है ओवर ऑन ओ, और ए बी आपस में कैसे हैं, कोडोमिनेंस। तो तीन टाइप का रिलेशनशिप यहाँ पे देखने को आपको मिलता है। आइए अब समझते हैं ब्लड ग्रुप को आसानी से, कि कैसे ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप आप निकालेंगे, या जीनोटाइप के बेसिस पे कैसे आप बता सकते हैं इसका फिनोटाइप क्या होगा। ब्लड ग्रुप ए के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है, दैट मीन्स आई के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है। या तो दोनों, जैसे आई की पावर ए एंड आई की पावर ए होगा तब भी ब्लड ग्रुप आपके क्या होंगे, ए बनेगा। या फिर आई की पावर ए एंड आई की पावर ओ होगा तब भी ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, दैट इज ए बनेगा। सिमिलरली बी के लिए क्या होगा, दैट इज बोथ एलिस मीन्स आई की पावर बी आई की पावर बी, तो यहाँ पे क्या बनेगा, बी बन जाएगा। आई की पावर बी एंड आई की पावर ओ, तो यहाँ पे क्या बनेगा, बी बन जाएगा। और अगर ए बी के लिए सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, दैट इज आई की पावर ए एंड आई की पावर बी, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ए बी ब्लड ग्रुप बन जाएगा। ओ के लिए भी सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, आई की पावर ओ एंड आई की पावर ओ, तो यहाँ क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। तो ओ ग्रुप, ए ग्रुप के लिए और बी ग्रुप के लिए दो दो पॉसिबिलिटीज हैं, ए बी ग्रुप के लिए और ओ ग्रुप के लिए सिर्फ एक पॉसिबिलिटीज है। मतलब किसी का ब्लड टाइप ए है, ग्रुप अगर ब्लड ग्रुप आपका क्या है, ए है, तो उसके पास पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं, दो पॉसिबिलिटीज हैं। दैट इज दोनों ही एल एस आई की पावर ए होंगे, या तो एक आपकी आई पावर ए और एक आपके पास क्या होगा, आई पावर ओ होगा। बी वाले के लिए दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये हो सकता है या तो फिर ये हो सकता है। ए बी के लिए सिर्फ एक पॉसिबिलिटी, ओ के लिए सिर्फ एक पॉसिबिलिटी। तो इसके बेसिस पे चार ब्लड ग्रुप हैं यहाँ पे, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप ए बी। इसमें से ओ वाले को आप यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं और ए बी वाले को यूनिवर्सल रिसीवर के नाम से जानते हैं। इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स आपसे, मतलब जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे खूब पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये जीनोटाइप निकालना और जीनोटाइप की बेसिस पे ब्लड ग्रुप को बताना, मीन्स फिनोटाइप बताना अगर समझ में आ गया है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देना चाहता हूँ, ताकि आप एक दो क्वेश्चंस लगा करके पॉसिबली सॉल्व करें और बताएं कि हाँ कैसे आपके दिमाग में ये चीज़ें बन रही हैं। रेडी हैं अभी आप लोग? यस सर। चलिए तो मान लीजिए कि यहाँ पे आपको दिया जा रहा है कि कोई एक मेल है और कोई एक फीमेल है। इनका ब्लड ग्रुप मान लीजिए आपका क्या है, बी है, और इनका ब्लड ग्रुप मान लीजिए क्या है, ए है। पॉसिबली जो F1 जनरेशंस में यहाँ पे जो चाइल्ड बनेंगे, उन चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। चारों हो सकते हैं। सब चारों ए बी ओ ए बी। अरे वाह, बड़ा स्मार्टली आंसर दे दिया। कौन है ये? सर यस अंजलि। सर, चारों ही हो सकते हैं। अच्छा चलिए, तो दूसरा मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ये जो मेल कैरेक्टर है, दैट मीन्स जो बी है, इसको आप कर दीजिए ओ, और फीमेल कैरेक्टर को कर दीजिए ए बी। अब बताइए क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगी। सर ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप। सर ए एंड बी। ए और बी, बस दो ही पॉसिबिलिटी होंगी, सिर्फ ए ए और एंड बी। बी दोनों ही पॉसिबिलिटी, दो ही पॉसिबिलिटी होगा। ए यस ब्लड सर। ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप। सबको क्लियर हो रहा है अच्छे तरीके से? यस सर। चलिए, अगर यहाँ पे सिर्फ ओ है और यहाँ पे सिर्फ बी है, तो क्या पॉसिबिलिटी होगा? ओ एंड बी। बी। सर बी। ओ ब्लड ग्रुप और बी ओनली ब्लड ओ ग्रुप। भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, हाँ। आपको ऑप्शन बी ऐसे ही और बनेंगे, ओनली बी या ओ एंड बी दोनों, या इस तरीके से बनेंगे?
तो यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि इसके पास दो पॉसिबिलिटीज है, दैट इज आई की पावर बी एंड आई की पावर बी, दूसरा आई की पावर बी एंड आई की पावर ओ। जब ये वाला क्रॉस करेगा इससे तो यहाँ पे ओ ब्लड ग्रुप बन जाएगा, तो मतलब पॉसिबिलिटी ओ की भी होगी और बी की भी होगी। कर लेंगे आसानी से। यस सर। अगर अच्छा, अगर चाइल्ड का और मेल और फीमेल में से किसी एक का दिया हुआ हो तो क्या दूसरे वाले पेरेंट्स का बता पाएंगे? थोड़ा उल्टा चलते हैं। यस सर। एक क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, क्या पता कि अच्छे से आ ही जाए समझ में, तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे चाइल्ड है, चाइल्ड का ब्लड ग्रुप यहाँ पे दे दिया है, दैट इज द ए बी। ठीक है, अच्छा नहीं, ये तो बहुत इजी हो जाएगा। यहाँ पे चाइल्ड का ब्लड ग्रुप दे रखा है, दैट इज द बी। ओके, और मेल और फीमेल में से किसी एक का ब्लड ग्रुप मान लीजिए दे रखा है ओ। तो बताइए कि पॉसिबली मेल का ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी होगा, बी होना ही पड़ेगा सर। ए बी। बी तो होना ही चाहिए, उसके अलावा हाँ, अब उसके अलावा भी पॉसिबिलिटीज सर देखिए। ए बी भी ए हो और सकता है। ए बी और बी में से ए बी। बी और बी दोनों। ए बी एंड बी। बी। यही हो सकता है सर, तभी ब्लड चाइल्ड का ब्लड ग्रुप भी आएगा। चलिए, तो मतलब कि अब अगर आपको पेरेंट्स दे करके चाइल्ड का पूछेगा तो भी आप बता लेंगे, चाइल्ड और पेरेंट्स में से किसी एक का दे कर पूछेगा तो सेकंड वाले पेरेंट्स का बता पाएंगे। और हो सकता है कि थोड़ा आपके जो क्वेश्चंस के फॉर्मेट हों, दैट मीन्स जो सेंटेंस हो थोड़ा आपको टिपिकली मिले। हो सकता है कि कोई आपको ऐसे उनके नेक्स्ट जनरेशन के ग्रैंड फादर को या ग्रैंड मदर का ब्लड ग्रुप दे रखा हो, फिर इस तरीके से फंसा के पूछेगा, लेकिन लॉजिक आपको यही लगाना होता है कि किस तरीके से करते हैं। आगे जब आपको जेनेटिकल डिसऑर्डर पढ़ाएंगे जिसमें हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस और सिकल सेल एनीमिया ऐसा पढ़ना होता है, इन सब से सवाल बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आता है। यही सेम अप्रोच आपको वहाँ पे भी लगाना होता है, तो वहाँ पे आपको डायरेक्टली क्वेश्चन से ही सॉल्व कराएंगे जो कि प्रीवियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो थोड़ा ज़्यादा क्लियरिटी हो पाएगा। बट अभी मेरे ख्याल से आई थिंक ये आप ब्लड ग्रुप वाला जो सवाल है आसानी से कर पाएंगे। अगर आपको कहीं दो चार छः क्वेश्चन मिले तो उसको सॉल्व करना ईजिली मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। ओके, सो अभी तक फाइनली आप लोगों ने देखा कि मेंडल्स का जो मेंडलियन जो बेसिक लॉ था जिसमें आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, ये सब के बारे में पढ़ना था। ये वाला जो पूरा पोर्शन था आपका फिनिश हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अब आगे कल की क्लास में जेनेटिक्स का दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। हालांकि अभी मेंडेलियन वाले ही कॉन्सेप्ट में चलेंगे, जैसे अभी आपने पढ़ा, दैट इज जो एल्स हैं उनके इंटरेक्शंस के बारे में। नेक्स्ट जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे दैट इज जीन्स के इंटरेक्शंस के बारे में, जहाँ पर आपको एपिस्टैटिस वगैरह के बारे में पढ़ना होगा कि प्लियोट्रॉपी इफेक्ट क्या होता है, प्लियोट्रॉपिक जीन क्या होते हैं, एपिस्टैटिस क्या होता है, और किस तरीके से मतलब इनका इंटरेक्शंस होता है, कैसे इनका जेनेटिक्स फॉलो करता है। ये सारी चीज़ों को आपको आगे क्या है पढ़ना रहेगा। बाकी ज़्यादातर फोकस आज काफ़ी सारा टॉपिक आपने कवर कर लिया, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, कंप्लीट, इनकम्प्लीट और कोडोमिनेंस, ये सारे टॉपिक्स आपके कवर हो गए। तो लगभग मेंडेलियन जेनेटिक्स का मैक्सिमम जो पोर्शन है वो आपकी तरफ फिनिश हो चुका है, आप उसको समझ चुके हैं अच्छे तरीके से। बाकी जो चीज़ें होंगी उनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए। यस सर। गुड नाइट सर। ओके, संडे के टेस्ट के लिए आप लोग सब लोग रेडी है ना? सर यस सर। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का होगा ना बस केवल? हाँ, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का होगा। जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है उनको इन्फॉर्मेशन दे लीजिए, या तो कहिए तो मैं ग्रुप पे मैसेज डाल देता हूँ, क्योंकि बाकी लोग तो रेगुलर क्लास अटेंड करते नहीं है। मे बी वो लोग रिकॉर्डेड वीडियो देखते होंगे तो पता चल गया होगा। बट मैं आज या कल में ग्रुप पे मैसेज डाल देता हूँ, संडे के दिन आपका टेस्ट रहेगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का। ओके, सर सैटरडे को क्लास होगी? सैटरडे को क्लास के लिए अभी आप लोगों ने कुछ बोला नहीं है, मतलब अगर नहीं लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा मेरे पास कोई फोर्स नहीं है। बट अगर आप लोग अवेलेबल रहेंगे तो मैं ले लूँगा। बट अगर आपको लग रहा है कि हाँ तैयारी करेंगे, थोड़ा टाइम चाहिए, तो आप ले लीजिए टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, ओके, गुड नाइट टू ऑल।